Hello friends, a very good evening to each and everyone. Just 2 more minutes. Let Surbhi ma'am join. Surbhi, am I audible to you? Yes, you're audible. Am I audible to you? Yes. So Surbhi, I think maximum people have already joined. So can we start the session? Yes. Yeah. So before starting the session, hello friends, a very good evening to each and everyone. This is me, Vandit Shah over here. And this is Surbhi Vora here. Good evening, everyone. सुरभि, कुछ भी चीज चालू करने से पहले या कुछ भी सेशन चालू करने से पहले कॉमन दो पंक्तियां जो हर कोई बोलता है हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा ऐसा मानना है कि हम सभी आपस में एक दूसरे के गुरु होते हैं। सब कुछ अगर चाहे तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। सो हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे टू ऑल ऑफ यू। विश यू अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। हमने ये डे क्यों चूज किया ये सब आप लोगों का भी थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है कि ये डे कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसको कितने धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट फंक्शंस किए जाते हैं, तो इससे बेस्ट मौका कुछ और था नहीं। ओके, सो हम लोग हमारा सेशन चालू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा था, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। काफी कुछ चीजें सीखने मिलने वाली है, कैसे पढ़ाई की जाती है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, बहुत सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम छोटा सा डाउट सेशन रख लेंगे, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स है आप लोग हमसे पूछ सकते हो। बेसिकली हम दोनों श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से बैचलर स्टडी किए हैं। राइट नाउ वी आर करेंटली इन अवर इंटर्नशिप, लास्ट मंथ ऑफ इंटर्नशिप। सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने काफी एग्जाम्स क्वालिफाई किए, राइट फ्रॉम मणिपाल, डीवाई पाटिल, मेनी मोर एग्जाम्स। विल डिस्कस ऑल द स्ट्रेटेजीज जो हम लोगों ने यूज की थी, किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की थी, क्या वो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं हमारे मास्टर्स के लिए, क्यों हमको उन कॉलेजेस को चूज करना है, उनमें क्या ऐसा स्कोप है, क्या हमको सीखने मिलने वाला है, ये सारी चीजें आज के सेशन में काफी डिटेल में कवर होगी। सुरभि, आप कुछ बोलना चाहती हो? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के ओकेशन पे हम लोग आपको पूरा जो थीम है आज का है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपीटी, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हमको देख के मोटिवेट होके आए दिन हमको मैसेज करते हैं कि सर और मैम हम पढ़े कैसे, प्रिपरेशन कैसे करनी है, एमसीक्यूज कैसे करना है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज के लिए हमने हमारा ये सेशन रखा है। Sure. Sylvie, please proceed with all the MPT colleges. First, we'll discuss what are the best colleges for which fields. काफी लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर हम क्या फील्ड चूज करें, हम कार्डियो में करें कि ऑर्थो में करें कि न्यूरो में करें कि गायनिक में करें, हम क्या करें। दे आर लिटरली वेरी कंफ्यूज। मैंने बहुत सारे मिथ ऐसे भी सुने हैं सुबी, जिसमें स्टूडेंट्स को ये बोला जाता है कि आप गर्ल हो, आप न्यूरो मत चूज करो, काफी हैवी पेशेंट्स आएंगे, आपसे नहीं हैंडल हो पाएंगे, आप और तो चूज करो, आप ये चूज करो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सारी चीजें सही है? उनको क्या चीज चूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब किस पर डिपेंड करेगा? ओके, मुझे पर्सनली सबसे पहले मेरा जो न्यूरो इंटरेस्ट है वो थर्ड ईयर से ही बन गया था। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे सजेस्ट किया कि गर्ल्स है, आप लोग बहुत वीक होते हो, आप इतने हैवी पेशेंट्स को उठा नहीं सकते हो, आप लोग मतलब ऑर्थो करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपको ज्ञान बांटने के लिए ना पूरी दुनिया मिलेगी, लेकिन आपको नॉलेज और इंटरेस्ट अपना खुद का डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आगे क्या करना चाहते हो। मुझे इतने लोगों ने मना किया, पर क्योंकि मुझे न्यूरो पसंद था, मुझे पैरालिसिस में इंटरेस्ट था, तो मैंने न्यूरो चूज किया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि एमपीटी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए। आज इस लाइव में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत मतलब फर्स्ट ईयर के जूनियर्स होंगे, या हमारे पास फाइनल ईयर होंगे, कुछ इंटर्न्स होंगे, या हो सकता है कि कुछ का ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे हम अगर हमारा बताते हैं तो हमने सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है,
तो आप लोग भी अगर चाहो तो आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप ईयर क्रॉस करते जाओगे, जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग एनएट पढ़ते हो, फिजियो पढ़ते हो, तो उसको डिटेल में आप पढ़ो। एज एन एमसीक्यूज कैसे बनते हैं उसका पूरा मतलब जो भी प्रिपरेशन है हम फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप थर्ड ईयर तक पहुंच गए तो कोई इश्यू नहीं है, अब तो लेट हो ही चुका है तो हमें स्टार्ट कर ही देना चाहिए। तो इसका कोई एक प्रॉपर ईयर नहीं होता। जिस दिन आपको लग जाएगा कि हाँ हमको किसी बेस्ट कॉलेज से एमपीटी एंट्रेंस निकालनी है, हमको वहीं से करना है, बस वही डे है आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। ठीक है, अब हमने क्या किया था, एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी। जैसे कि मुझे स्पाइन इंस्टीट्यूट अहमदाबाद का बहुत पसंद था, हालांकि मैं कुछ रीजंस की वजह से अपने कॉलेज की वजह से उसका एग्जाम दे नहीं पाई थी, पर उम्मीद करती हूँ कि अगर देती तो शायद निकाल लेती। तो ऐसे आप लोगों को भी क्या करना है कि पूरी एक बहुत अच्छी लिस्ट बनानी है। आप पूरे एमपीटी कॉलेजेस के बारे में सर्च करो कि जैसे मान के चलो मुझे न्यूरो करना था तो मैंने श्री हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून के बारे में पता किया, वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में मणिपाल सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी आपको पता है न्यूरोलॉजी के लिए, है ना। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें एमपीटी करनी किस में। ठीक है, और चलो अगर आप ऑप्शन चेंज भी करना चाहो तो आप लिस्ट बना लो टॉप फिजियोथेरेपी कॉलेजेस की, कम से कम आपके पास टॉप 20 कॉलेजेस होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फीस। अब बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि जैसे मान के चलते हैं मणिपाल कॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते तो फिर वो मतलब सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो उस केस में आपको क्या करना है कि कॉलेज की फीस के बारे में आपको पता करना है स्टूडेंट्स के थ्रू, या आप कॉलेजेस की साइट पे भी कॉल कर सकते हैं। आपको एक कॉलम बनाना है कि एग्जाम की डेट्स कब कब होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एसवी नेटार का पता किया, एग्जाम मंथ हमारा अगस्त का था। आप रिजल्ट्स से लेकर काउंसलिंग तक की पूरी लिस्ट बनाओ डेट की, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनको पता तक नहीं होता है और साइट्स पे इंफॉर्मेशन आकर चली जाती है। तो हमको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको पूरा एक कॉलम बना के ऐसे पूरा प्रॉपर बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि सुरभि ने काफी सारी चीजें कवर कर ली है, हमको किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करनी है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कभी भी लाइफ में कुछ भी चीजें प्लानिंग के बिना नहीं करनी है। प्लानिंग इज एवरीथिंग। अगर प्लान नहीं है, अगर दिमाग में कुछ प्लान नहीं है तो आप कभी सक्सीड नहीं कर पाओगे, है ना। जो लोग बस हवा में पढ़ते हैं कि पता नहीं है कुछ क्या क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, एग्जाम्स पास में आते जा रही है, वो एंड टाइम में आके भी डिप्रेस हो जाते हैं, फिर यहाँ उधर भागते हैं कि अब क्या करें अब क्या करें, क्योंकि उस टाइम जब प्लान करना चाहिए था तो प्लानिंग नहीं की। तो आज हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से आपको आपकी पढ़ाई को प्लान करना है ना, किस तरीके से आप सिलेबस आपका डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिससे कि एग्जाम आते आते आपके पास इनफ मटेरियल हो जाए और आप उसको इजिली ग्रैप्स कर पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारे सिलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हम दोनों का ड्रीम कॉलेज था मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर साइंसेस। फ्रॉम फर्स्ट ईयर जब हमने बीपीटी ज्वाइन किया था, हमने तभी सोच लिया था कि मास्टर्स तो मणिपाल से ही करेंगे, है ना। सो जो मेरा बोर्ड था, मेरा तो इवन वो बोर्ड में लिख रखा था ड्रीम कॉलेज मणिपाल। और आज आप देखो कि ड्रीम कॉलेज जो मेरे मन ने उसको बना दिया था ना, आज कहीं ना कहीं वही चीज है जिसके कारण AIR1 आई है मेरी मणिपाल में, बिकॉज वो ड्रीम कॉलेज था। उसी तरह सुरभि का ड्रीम कॉलेज DY पाटिल कॉलेज था, लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तो सुरभि की रैंक उसमें 1 आ गई DY पाटिल में, मतलब है कि नहीं चमत्कार। मतलब क्या है बताओ आप मुझे खुद। साइकोलॉजी, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। अगर आपने सोच लिया ना ये करना है, यहाँ तक पहुंचना है, वो होकर रहेगा। उसको वहां पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये चीज याद रखना। तो वो रास्ता क्या है, कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू। मतलब मणिपाल तो हमको जाना ही था, हमको साथ में एमपीटी करनी थी। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हमने बैकअप में देख के रखे थे, जैसे कि ISIC कॉलेज दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा DY पाटिल पुणे, देन SRHE कॉलेज स्वामी रामा हिमालयन यूनिवर्सिटी देहरादून, इसके अलावा SP निर्तार या गवर्नमेंट कॉलेज SP निर्तार, सभी लोगों ने नाम सुना होगा इसका। इन सारे कॉलेजेस में फाइनली सिलेक्शन हो गया है। डिसाइड करना पड़ रहा है कि अब जाए किसमें। सो मणिपाल इज द बेस्ट, एक्सपोजर काफी अच्छा है, सो वी फाइनली चूज मणिपाल। ओके, तो अभी कॉलेज में क्या क्या एग्जाम्स आती है, किस किस चीजों पे वो लोग फोकस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पे वो लोग फोकस करते हैं,
कैसे हमको हमारा मेंटल स्टेटस बनाना है उस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेप, जैसे कि आपको सुरभि ने कही थी, आप लोग एक नोटबुक बनाओ। वो नोटबुक में आप कॉलेजेस के नाम लिखो कि आपको किस में जाना है, आपकी फील्ड किस में अच्छी है, या वहां के स्टूडेंट से पता करोगे, क्योंकि एक सबसे बेहतर आपको वहां का पढ़ा हुआ स्टूडेंट बता सकता है कि कोई कॉलेज कैसा है। नेवर गो ऑन द नेम ऑफ कॉलेज, कभी भी नाम पे नहीं जाना चाहिए। बच्चे वहां के क्या सफर कर चुके हैं उनसे बात करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हमेशा हमको याद रखना है। सो पहले सॉर्ट आउट करो, उनकी डेट्स देखो। डेट्स देखना अगेन एक हेक्टिक काम है। आपको क्या लगता है गूगल भाई साहब इतना आसान है जो आपको आपने डाला कि डेट फॉर मणिपाल और आपको एक बार में डेट दे देंगे? ना, गूगल इतना आसान नहीं है। आपको स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करो, आप कॉलेजेस के नंबर निकालो। नंबर भी एक नहीं मिलेगा, 10-20 नंबर मिलेंगे, सब निकालो, कॉल करो, पता करो, है ना, एक प्लान करो पहले, है ना। ये आपका रहेगा एक नोट्स कि आपको क्या किसके लिए जाना है और क्या करना है। सेकेंड चीज ये कि मैं मानता हूं कि हर कॉलेज के अपने अपने सिलेबस होते हैं, राइट। मणिपाल का सिलेबस था, डीवाई पाटिल का सिलेबस था। डोंट गो फॉर सिलेबस, मत पढ़ो सिलेबस, देखो ही मत, खोलो ही मत कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने सिलेबस में बोला है क्या वो वही पूछने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। और सिलेबस पता क्या होता है, कोई एक दो टॉपिक तो है नहीं। सिलेबस होता है फुल बैचलर्स, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सब होता है इसका सिलेबस। तो क्यों देखना भैया सिलेबस, जब पढ़ना ही सब है तो सिलेबस क्यों देखना? सही बात है कि नहीं? पढ़ो, बस स्टार्ट करो, जस्ट गो ऑन। एनाटॉमी, ए फॉर एबीसीडी, हम ए से पढ़ते हैं तो एनाटॉमी से हमको स्टार्ट करना है, सिंपल सा फंडा होता है। बेसिक्स पहले क्लियर होना चाहिए, बाकी एडवांस चीजें आगे पढ़ी जाएगी, राइट। तो ये एक प्लानिंग होती है किस तरीके से आप आपकी स्टडीज को फ्रेम आउट करोगे, ठीक है। अलग अलग सिलेबस अलग अलग कॉलेज के होते हैं, जो मैंने आपको देखने के लिए मना किया है। आप बस आपका पढ़ते जाओ। अब आपको क्या लगता है कि एमपीटी की कोई अलग से पढ़ाई होती है? क्या लगता है? नहीं, नहीं होती है। सिर्फ आपको क्या लगता है, क्या एमपीटी के लिए कोई अलग से पढ़ाई होती है? बिल्कुल नहीं। एमपीटी इज इक्वल टू टोटल बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो आपने पढ़ा है। आपके बेसिक्स कितने क्लियर है। आप लोग सोचोगे कि मणिपाल बहुत टफ एग्जाम बनाता होगा, बहुत नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके जितने ज्यादा बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, चाहे वो मणिपाल हो, चाहे वो निर्तार हो, डीवाई पाटिल हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको इजीली क्लियर कर सकते हो। तो इससे क्या समझ में आता है कि देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल व्हिच हैव टू बी फॉलोड फॉर योर एंट्रेंसेस। कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। आप बस फर्स्ट ईयर में बस मेंटलिटी बना लो कि यहाँ जाना है, यहाँ से पढ़ना है, और जो आप पढ़ रहे हो ना आपकी डेली थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए, वही पढ़ाई तो आपकी मास्टर्स की है। आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करना है, पूरा खेल कंसेप्ट बिल्डिंग पे है। फर्स्ट ईयर से आप आपके खुद के नोट्स बनाओ, सीनियर्स के नोट्स से रिफर करो, बट जब तक खुद लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। और सबसे बेस्ट तरीका जो हम दोनों ने पर्सनली अपनाया था इतनी सारी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, वो है पढ़ाना। नहीं आता है पढ़ाना तो भी पढ़ाओ। आप अगर पढ़ते जाते हो ना तो वो एक पैसिव लर्निंग होती है कि हाँ बुक है, आपने उसको पढ़ लिया। पढ़ने से उतनी चीजें समझ में नहीं आती है, बट जब वो पढ़ी हुई चीजें आप किसी और को पढ़ाओगे ना, सो इट इज अ एक्टिव लर्निंग, राइट। आप खुद से पढ़ोगे पैसिव लर्निंग, आप दूसरों को पढ़ाओगे एक्टिव लर्निंग, एंड एक्टिव लर्निंग वर्क्स अ लॉट। अब आप किसको पढ़ाओगे? आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर को पढ़ाओ, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर को पढ़ाओ, फर्स्ट ईयर में हो, उन लोगों को पढ़ाओ जो बीपीटी करने आने वाले हैं, पकड़ लो उन लोगों को, पढ़ाना चालू कर दो। बस जितना पढ़ाओगे, जूनियर्स को पढ़ाओगे, उतना एक्सप्लोर करोगे, उतना आपका दिमाग तेज होगा, चीजें बिल्ड होगी, कंसेप्ट बिल्ड होगे, और एंड में आते आते फोर्थ ईयर में आते आते आपको लगेगा कि वाह यार क्या, मतलब लिटरली जितनी भी एमसीक्यूज की बुक्स आती है, चाहे वो सूरज कुमार हो, चाहे वो मोहंती हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप जब वो बुक्स को सॉल्व करोगे ना, यू विल फील लाइक वाओ, ये चीजें तो हमको आती है, हमने पढ़ी है ना। अब आपको क्या लगता है, सिर्फ आप बुक सॉल्व कर लोगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सिर्फ सूरज कुमार मोहंती सॉल्व करने से सिलेक्शन हो जाएगा? या चलो अमेजोन पे और भी बुक्स आती है, बहुत सारी बुक्स आती है, डॉक्टर अरुण आती है, ख्याति शाह आती है, खत्री आती है, क्या लगता है इनको सॉल्व करने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। कंसेप्ट अगर नहीं पता है, थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है, तो एमसीक्यूज पढ़ के क्या कर लोगे? एमसीक्यूज देखो हर चीजों की एक स्टेप होती है जो हमको चढ़ना जरूरी है। तो वो स्टेप क्या है? पहली स्टेप है थ्योरी। आप पहले थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी अलग से मत पढ़ो। आप जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो वही आपकी थ्योरी है।
आप थ्योरी पहले पक्की करो, है ना। अब थ्योरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉमनली रिपीट होते हैं, जैसे अगर हमने बोला कार्डियो, सो कार्डियो में पोस्चरल ड्रेनेज, एसीपीटी, ऑटोजेनिक ड्रेनेज, ये कॉमन क्वेश्चंस है। अगर मैंने बोला न्यूरो, तो न्यूरो में रूट्स अप्रोच, न्यूरो डेवलपमेंटल अप्रोचेस, ब्रूनस्टॉर्म अप्रोच, स्ट्रोक, ये कॉमन चीजें है। मतलब इनमें से क्वेश्चंस तो आएंगे, हमेशा आएंगे, रिपीट ही होना है। तो इन कंसेप्ट पे हमको ज्यादा वर्क करना है, राइट। जैसे हम लोग नीट की प्रिपरेशन करा करते थे, आपको हर क्वेश्चन टिक नहीं करना है, आपको मैक्सिमम क्वालिटी क्वेश्चन टिक करना है, नॉट गो फॉर क्वांटिटी, ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी। क्योंकि जितनी भी एग्जाम आपकी नेगेटिव मार्किंग की होने वाली है, जैसे कि मणिपाल नेगेटिव मार्किंग, आईएसआईसी नेगेटिव मार्किंग, इनमें तुक्केबाजी चलने वाली है नहीं, है ना। तो इनमें तो भैया क्या करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी चूज करना पड़ेगी। जो नहीं आता वो छोड़ो। अब जो कॉलेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे कि डीवाई पाटिल, एसबी निर्तार, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इजी होता है उनका पेपर, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। एसबी निर्तार का पेपर काफी इजी आया था इस बार का, बट याद रखना जो पेपर इजी होता है ना, वही उतना टफ होता है सिलेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इजी पेपर मतलब क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि लोग तुक्के लगाने वाले हैं, और तुक्के तो भैया लक के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत लोगों का लक हमसे अच्छा होता है, जिनके तुक्के लग जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। सो सिंपल है, समझ रहे हैं? मतलब कि निर्तार का पेपर इतना इजी था, बट सिलेक्शन उसमें आना उतना ही हार्ड है, क्योंकि सीट्स कम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, फीस कम है तो लोग ज्यादा है। बहुत सारी चीजों को आपको एडमायर करना पड़ेगा, अकाउंट्स में लेना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगी। सुरभि, आप कुछ शेयर करना चाहोगे कि किस तरीके से एमपीटी की प्लानिंग करें, क्या क्या पढ़े, क्या क्या टॉपिक्स में से कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन चीजों पे हमको ज्यादा ध्यान देना है? प्लीज प्रोसीड। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ 2 to 3 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जिनने मेनली मेरा सिलेक्शन करवाया। पढ़ाई अपनी जगह है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पढ़ाई के साथ में भी करना चाहिए। जैसे कि पहली चीज, आपको मोटिवेटेड रहना होगा। सबसे पहली चीज कि इंडिया में 15 सीट्स है। अगर आप यही सोच लोगे कि 15 सीट्स है और हम क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आपका सिलेक्शन वहीं पे कैंसिल हो गया। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर निर्तार में 5 सीट्स भी है, या अगर मणिपाल में 10 सीट्स भी न्यूरो की है, तो हम उन 10 में से क्यों नहीं हो सकते हैं। पहली चीज, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना होगा। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आज पार्टी हो रही है, आज ये काम आ गया, आज वो काम आ गया, तो आपने एमपीटी की पढ़ाई को मिस कर दिया। नहीं, कंसिस्टेंसी हम दोनों के सिलेक्शन का दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट, मैं बोलूँ ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो रोल है वो इसने प्ले किया है। अगर हमारे आज इंटरनल्स खत्म हुए हैं, कुछ भी हुआ है, हम नेक्स्ट डे की मॉर्निंग से स्टार्ट कर देते थे, मतलब एमसीक्यूज को स्टार्ट करना। हमने बिल्कुल भी उसमें गैप नहीं करा। वंदित मुझे फोर्स करता था, कभी हम घूमने जाते थे कि आज ये दिन वहां चला गया, तो नहीं। अगर आपने आज के 100 एमसीक्यूज मिस करे तो आपको नेक्स्ट डे पे 200 कवर करना है, लेकिन आपको अपने टारगेट को छोड़ना नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप नॉर्मल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज मत करो, पर उसके साथ में आप उसको मैनेज करके चलो और खुद पे भरोसा रखो, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अब जैसे कि कोई बुक्स के बारे में पूछ रहा है, वैसे ही बहुत सारे बच्चों ने पहले भी पूछा है और अभी जैसे वंदित ने बताया। सबसे पहली चीज, बुक्स आपको सिर्फ ये गाइड करती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। मान के चलते हैं कि कॉकअप स्प्लिंट है जो नर्व की इंजरी में दिया जाता है, रेडियल नर्व की इंजरी में, तो इससे आपको ये नॉलेज वाली चीज बुक बस बता रही है कि ये स्प्रिंट उसमें यूज होता है, पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा के ऐसा प्रिंट होके आपके एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। तो आपको बुक्स, अगर आप कोई भी बुक सॉल्व करते हो तो आप उसको ऐसे इस तरीके से देखो कि इस क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन कैसे भी बनाकर आ जाए तो आप उनको सॉल्व कर सको। आप ये मत सोचो कि अगर मोहंती और सूरज कुमार इंपॉर्टेंट है तो उन्हीं के क्वेश्चंस आके पेपर में छपने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इवन मणिपाल में तो आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये आपने कभी पहले कभी किया भी हो, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर है। अगर आपको पता है, जैसे हम लोग आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग में हमको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम जाता था, लास्ट में हमारा ब्रेन ऐसा हो जाता है ना एमसीक्यू कर करके कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो आप रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर लेती हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर आप जब कंफ्यूज होते हो और 2 ऑप्शन तक भी आते हो ना, तो आपके लिए वो क्लियर हो जाता है। खैर ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आती है, ठीक है।
तो जैसे सुरभि ने कहा कि हर देखो हम जो पढ़ते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने जो पढ़ा, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो पूरे पूरे वही आए, सेम टू सेम, बिल्कुल ब्रेन को यूज नहीं करना पड़ा, विद इन 1 सेकेंड आंसर आया, टिक किया, आगे बढ़े। बट वो 80 क्वेश्चंस का क्या, अगर हमने वो सॉल्व नहीं किए तो हमारा सिलेक्शन पे नहीं होना चाहिए था, हमने तो पढ़ा ही नहीं। हम वो क्वेश्चन कैसे कर पाए पता है, जैसे कि अभी सुरभि ने आपसे कहा कि अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो आप जब प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो आपका ब्रेन ऐसा ट्रेन हो जाता है कि आप रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर देते हो और ऑटोमेटिकली राइट आंसर आपकी थाली में आ जाता है ना। पता है आपको इसका आंसर नहीं, आपको पर ये पता है कि चलो ये तो नहीं हो सकता, अरे ये भाई साहब तो हो ही नहीं सकते, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, बस हट गए 3 ऑप्शन। चलो नहीं भी हटे, अगर 2 ऑप्शन भी हटते तो 2 ऑप्शन तो बचते हैं, लगा दो तुक्का, जय श्री राम, क्या जाता है बताओ उन एग्जाम्स में जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जैक्टली। अब और एक चीज देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मणिपाल में नेगेटिव मार्किंग थी, ISIC कॉलेज दिल्ली में नेगेटिव मार्किंग थी। मैंने मणिपाल में काफी क्वेश्चंस छोड़े थे क्योंकि नहीं आते थे, है ना, और नेगेटिव मार्किंग का पेपर था, रिस्क क्यों लेना, अगर रिस्क ले लेता तो आज सिलेक्शन नहीं हो पाता, मैंने छोड़ दिया। मैंने 200 में से कुछ 16 क्वेश्चन छोड़े थे, 16 क्वेश्चन, है ना। सेम चीज ISIC जब मैं देने गया था, 100 क्वेश्चन का पेपर था, मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन छोड़े। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो मणिपाल में मुझे लग रहा था कि मेरे काफी क्वेश्चंस मतलब रॉन्ग हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया, ज्यादा छोड़ने की रिस्क ली। मैंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि हम अगर करेंगे ना तो रॉन्ग और हो गए, नेगेटिव मार्किंग होते होते सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ, है ना। बट ISIC कॉलेज में पता क्या हुआ, जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, मैंने देखा कि यार 100 क्वेश्चन है, मेरे 80 तो सही गए हैं, 100%, आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे 80 सही गए हैं, तो अब मैं रिस्क क्यों लूं क्वेश्चन छोड़ने की। अरे रॉन्ग हो भी गए तो चलेगा, नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर कटेगा, चलेगा, बियर अप कर लेंगे। क्यों बियर अप कर लेंगे, क्योंकि 80 तो सही गए है ना। तो ये आपकी प्लानिंग होती है, अगर आपको लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए हैं, तो आप ज्यादा क्वेश्चन को लीव मत करो, आप फिर उसमें रिस्क ले लो, वे चलो लगा दो, जो होगा देखेंगे, ऑन योर ओन रिस्क, है ना। तो इस तरीके से प्लानिंग की जाती है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग की थी। अब यकीन नहीं करो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, थोड़े से चक्कर आएंगे, समझ लेना। वो चीज ये है, ये देख पा रहे हो, पिंक, मैरून, ऑरेंज, येलो, राइट, स्क्वायर, इसमें क्या क्या बना हुआ है सोचो जरा। डॉट से लेके हर एक कलर बना हुआ है। पता है ये कलर क्या डिनोट करता है, ये टॉपिक्स के नाम लिखे, सब्जेक्ट्स के जो हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे, कार्डियो, ऑर्थो, न्यूरो, गाइनी, एनाट, है ना। हर बुक से जितनी भी बुक्स में सारे टॉपिक्स थे, ये उनके नाम लिखे हुए हैं। अब ये जो कट दिख रहा है ना आपको, 1 बुक 1 रिविजन 1 कट, पूरी बुक को जो हमने एक बार रिवाइज किया था, हमने एक बार कट किया था, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर से। नेक्स्ट टाइम जब बुक को वापस रिवाइज किया, वापस से कट किया ब्लू कलर से। थर्ड टाइम वापस रिवाइज किया, वापस कट किया येलो कलर से। फोर्थ टाइम कलर बोर हो गया, अब कितना कलर लाए, तो स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर ऑल्सो डिनोट्स रिविजन। फिफ्थ टाइम रिवाइज किया, स्क्वायर से बोर हो गए, सर्कल बना दिया। लास्ट टाइम जब रिवाइज किया, सबसे बोर हो गया, क्या किया मैंने, कट कर दिया, सीधा कट, खत्म, अब नहीं करना, है ना। तो इस तरीके से करते करते आज देखो ये पेज की क्या हालत हो चुकी है, कहाँ कहाँ से फटा है आप लोग देख भी सकते हो। इधर आधा टुकड़ा इधर पड़ा हुआ है। तो ये पेज पता कब से बना हुआ है, 2nd ईयर से, जब से हमने प्रिपरेशन चालू की थी सुरभि और मैंने, हमने ये पेज तब बनाए थे। और आप सोचो 4th ईयर तक आते आते कितनी बार रिवाइज किया है। तो इससे क्या समझ में आता है कि मेडिकल को आप एक बार में पढ़ के नहीं निकाल सकते हो, थ्योरी एग्जाम्स को भी आप एक बार में नहीं पढ़ सकते हो। द मोस्ट यूजफुल चीज जो है इस फील्ड में वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। जितना रिवाइज करोगे, जितना बार बार पढ़ोगे, बार बार वो एमसीक्यूज आपकी नजरों के नीचे से निकलेंगे, उतना आपका ब्रेन ट्रेन होते जाएगा। ट्रेन क्यों होगा पता है, आप एक बार जब एमसीक्यूज करते हो ना, आपका दिमाग चलेगा, ठीक है, ये इसका पीछे का रीजन है, आ गया आपका आंसर। आप जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करोगे ना, चांसेस है कि आप वापस से वो क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हो।
पर ठीक है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ लास्ट टाइम हमने ये आंसर किया था तो ये आंसर हो सकता है, बट इस बार हो सकता है कि आपका दिमाग अलग तरीके से काम करे, आपके मन में उस चीज को लेके अलग एक्सप्लेनेशन आए, है ना। थर्ड टाइम जब वापस रिवाइज करोगे आप श्योर हो जाओगे कि इसका आंसर तो यही है, बट हो सकता है इस बार आपका ब्रेन अलग काम करे, अलग। देखो ब्रेन क्या है, ये तो इनफाइनाइट है, कब आपके ब्रेन में क्या थॉट्स आ जाए वी डोंट नो, वी नेवर नो। हर बार अलग अलग एक्सप्लेनेशन आते हैं, हर बार आप जब उस क्वेश्चन को निकालोगे ना आपकी आंखों के नीचे से, ऑलवेज स्क्रॉल गूगल, कभी भी उसमें नई चीजें ढूंढने की कोशिश करो। अगर मैंने आज एक क्वेश्चन किया कि कॉकअप स्प्लिंट इज यूज फॉर, इसका आंसर आया रेडियल नर्व इंजरी, ठीक है, पता चल गया मुझे। नेक्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं कॉकअप स्प्लिंट के बारे में और पढ़ूंगा, मैं उसके पार्ट्स पढ़ूंगा कि इसमें फ्लेक्सिबल आता है कि रिजिड आता है कि मूवमेंट प्रोड्यूस करने वाला आता है कि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने वाला आता है, ये चीजें मैंने पढ़ लूंगा सेकंड रिवीजन में, इससे ज्यादा नहीं, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। मैं सोचूंगा कि क्या है कॉकअप स्प्लिंट ही पढ़ना है क्या, नहीं हो पाएगा ऐसे तो, है ना, तो मैं उसको वहां पे स्टॉप कर दूंगा। जब मैं थर्ड टाइम रिवाइज करूंगा इस चीज को तो मैं और कुछ नया पढ़ूंगा। अब मैं पढ़ूंगा कि भैया कॉकअप स्प्लिंट को और किस में हम यूज कर सकते हैं, चलो कितने का आता है, मतलब आप सोच रहे हो एवरी टाइम रिवीजन गेट्स यू सम न्यू एडिशनल थिंग्स। तो ये कंसेप्ट होता है बार बार रिवाइज करने का। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए है, सिलेक्शन इज नॉट अ बिग टफ जॉब, कोई बड़ी बात नहीं है यार, आ जाएगा, बहुत इजी है। आप जब एग्जाम अटेंड करोगे ना सिलेक्शन तो आएगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने रिवीजन किया है तो बार बार चीजों को पढ़ो, दोहराओ, बोर होगा होने दो। जैसे कि सुरभि ने कहा था, अगर हम लोगों ने आज टारगेट बनाया है कि आज हमको 500 एमसीक्यूज करने हैं, और अगर किसी रीजन से हमको बाहर जाना पड़ा, पार्टी में जाना पड़ा, किसी के बर्थडे में जाना पड़ा, प्लान्स तो कभी भी रैंडम आ जाते हैं, कोई पहले से बॉन्डिंग तो आती नहीं है कि भैया ये प्लान होने वाला है, एकदम से बन जाता है। दोस्तों को भी कैसे मना करें, वो बुरा मान गए तो, है ना। तो क्या होता है कि अगर आज का 500 का टारगेट है, नहीं हो पाया पूरा, 150 कर लो, 200 कर लो, इतना तो कर लो। अब जो बचे हुए 300 है ना उसको कल करो, मतलब कल के 500 तो करना ही है, और जो आज के 300 छूटे हैं उसको भी करना है, मतलब कल के 800 करना है। तो ये जो डेडिकेशन है ना आपकी, ये आपको वो जर्नी, वो रोड, वो रास्ता दिखाएगी टुवर्ड्स एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम्स नेशनल लेवल। तो ये चीज आपको फॉलो करना है, थोड़ा सा सिंसियर होना है। जब तक सिंसियरिटी नहीं आएगी, एक मोटिव नहीं होगा, एक लक्ष्य नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं आएगा। बहुत लोग मैंने देखा है, हमारे काफी सारे फ्रेंड्स बस ऐसे एग्जाम दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि हम दोनों ने एग्जाम दिया। हमारे क्लास में तो अधिकतर लोगों ने इसलिए एग्जाम दिया है क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम दिया, तो चलो हम भी दे देते हैं, है ना। नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि मोटिव नहीं था, इस कॉलेज में जाने का कोई ड्रीम नहीं था कि इससे ही पढ़ना है, ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था। क्यों नहीं था ड्रीम? क्योंकि उनके पास क्या ऑप्शन था कि यार अगर नहीं हुआ इसमें एग्जाम में क्वालिफाई, तो और भी तो बहुत सारे कॉलेज है जो एग्जाम नहीं लेते, उनमें चले जाएंगे। तो फर्क क्या रहेगा भैया, फिर तो आप वही भीड़ में मिल गए। कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, संदीप महेश्वरी है, कितने सारे लोग हैं, क्या कहते हैं वो लोग, कभी भीड़ में चढ़ने वाला सक्सेस नहीं होता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी में भीड़ बहुत है, बहुत कॉलेजेस है जो एंट्रेंस नहीं लेते हैं, पर आपको डिसाइड करना है कि आपको उन कॉलेज में जाना है क्या जो एंट्रेंस नहीं लेते। क्यों यार, वहां पे तो हर किसी का हो जाएगा, वहां पे तो हर कोई चले जाएगा, मतलब क्या रहेगा बताओ। ऑलवेज चूज अ चैलेंजिंग जर्नी, हमेशा एक चैलेंज को चूज करो जहां पता है कि हाँ यार यहाँ पे चैलेंज है। देखो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे। हम लोग चलो एक एंट्रेंस वाले एग्जाम से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगा या हम इंडिया के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे, नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बट एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात होती है, एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आपको खुद को एक बड़ा प्यारा सा फील आता है, पता आप लोग खुद इस चीज को फील करना। जब आप लोग पढ़ोगे ना, आपका सिलेक्शन होगा ना, और आज जब उस कॉलेज में जाने वाले होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कॉलेज में एक बात पता क्या थी कि आप एक सिलेक्शन लेके गए हो। इस कॉलेज में हर कोई नहीं आ सकता, इस कॉलेज में सिर्फ वही आ सकते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो होशियार है, जिनने एग्जाम्स क्वालिफाई किए। तो ये जो एक सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर आपके अंदर आएगा ना, ये आपको आगे बढ़ाएगा, ये लिटरली आपको आगे बढ़ाएगा। तो बस ये चीज को फील करने के लिए हम दोनों की एडवाइस ये रहेगी कि आप लोग ऐसे कॉलेज सिलेक्ट करो जो एग्जाम्स लेते हो, है ना। आप लोग खुद देखो, एमबीबीएस के बाद मुझे बताओ कोई ऐसा सिंगल कॉलेज है एमडी के लिए जो विदाउट एंट्रेंस आपको एमडी दे दे? आपने कभी देखा है कि विदाउट गिविंग नीट पीजी कोई इंसान एमडी कर रहा हो? नहीं है ना ऐसा।
तो अगर उनमें ऐसा नहीं है तो अपने में ऐसा क्यों है? लोग डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, चलो मैं ये भी मना नहीं कर रहा है, करो डिस्टेंस लर्निंग करो, बट यार ये ऑप्शंस गलत है। मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंसान को दूर रहना है। अगर रेगुलर कोर्स मिल रहा है तो वो करो यार, लाइफ में इंपॉर्टेंस है हर चीज का। अभी समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि ठीक है यार क्या है, पढ़ाई तो है, 2 साल और क्यों देना। ये चीजें लाइफ में आपको आगे समझ में आएगी, है ना। जब आपका नॉलेज थोड़ा एक्सपांड करेगा, आप नए लोगों से और मिलोगे, नई चीजें आपको पता चलेगी, आप एक्सप्लोर करते हो कभी भी। आपको आगे प्रोफेसर बनना है, एकेडमिक्स में घुसना है, पीएचडी करना है, हर जगह बेसिक रिक्वायरमेंट मास्टर्स की तो होने ही वाली है। तो मास्टर्स तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए हमको एमपीटी करना जरूरी है। सिर्फ बीपीटी के बाद हमको ड्रॉप नहीं करना है। लोग सोचते हैं कि बीपीटी के बाद चलो थोड़ा गैप ले लेते हैं, जॉब कर लेते हैं, बाद में मास्टर्स कर लेंगे। नहीं हो पाता है। एक बार अर्निंग चालू होती है ना तो पढ़ने का मन कम हो जाता है। मान लो मेरी बात, नहीं होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लगता है कि चलो अर्निंग हो रही है, आपका वहां ग्रोथ रुक जाती है। तो पहले क्या है, आप साथ साथ कमाओ, कौन मना कर रहा है। आप मास्टर्स करो, आप पार्ट टाइम अर्न करो, कोई इशू नहीं है ना। तो इसलिए मास्टर्स करो, आगे काम आएगा, डेफिनेटली आएगा। सुरभि, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। फिर इतनी सारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स है, आपके पास इतनी मोटी नॉर्किन है, आपके पास इतनी मोटी साइज की मग्गी बुक है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जो मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो होते हैं एनाटमी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, उसके बाद में आपका ऑर्थोपेडिक्स। तो सबसे मेजर जो पार्ट होता है ये इन सब्जेक्ट से कवर होता है। फिजियोलॉजी आपका हो गया, ठीक है। उसके अलावा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स को आप पहले स्टार्ट करो, फिर ग्रेजुअली आप धीरे धीरे जैसे आप फार्मा और इन पे आओ, क्योंकि मेडिसिन पे और इनसे मतलब जो अदर फिजियोथेरेपी रिलेटेड है उनसे क्वेश्चंस आते हैं पर इतना वेटेज नहीं होता। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पहले कवर करो, देन बाद में आप फिर दूसरे सब्जेक्ट्स को कवर करो। अब आपने जैसे बुक उठाई, नॉर्किन उठाई, अब बहुत सारे लोग रहेंगे देख के डर जाएंगे, इतनी मोटी है और वर्ड्स भी इतने कॉम्प्लिकेटेड है, उसको पढ़े कैसे। तो उस केस में आपको क्या करना है कि हाईलाइटेड वर्ड्स पढ़ने हैं जो एकदम ब्लैक कलर में आपको दिखेंगे, या फिर वहां पे कोई बॉक्सेस बने होंगे, क्योंकि बुक्स में ये फैसिलिटी होती है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको लगती है तो उसको हाईलाइट करके देते हैं। तो आप की पॉइंट्स जो रहते हैं वो हर बुक्स के पढ़ो। जैसे नॉर्किन आपने उठाई, आप ब्लैक वर्ड्स को पढ़ लो अच्छे से, और जो भी बॉक्सेस है इंपॉर्टेंट उसको पढ़ लो, और इन शॉर्ट अपने नोट्स बना लो। उसी तरीके से मग्गी बुक का हो गया। आपको की नोट्स पढ़ने हैं एग्जाम के एंड के पहले, क्योंकि अगर आप एक एक लाइन अगर पढ़ने जाओगे तो फिर तो आपकी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने से रह गई, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको की पॉइंट्स देखना है और उससे भी शॉर्ट अपने नोट्स बना लो। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि हाँ, जैसे आप बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हो, आज मान के चलो कि हमने 100 एमसीक्यूज करे बायोमेक के। मुझे लगा कि हिप का इतना इतना रेंज होता है, हिप की क्लोज काइनेमेटिक चेन ऐसी ऐसी होती है। जो भी उस दिन आप पढ़ रहे हो, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हो उसको, की पॉइंट्स को अपनी एक एमपीटी नाम की नोटबुक बना के उसमें आप मेंशन कर दो उसको, ताकि आप अगली बार अगर वो चीज करोगे तो आपको वो एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब अपन बात करते हैं, आपने एक फिट प्रिंसिपल पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी टाइम वाला। तो ये याद रखना, कभी भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि आज से हम चालू कर रहे हैं तो आज ही 500 एमसीक्यूज हमने स्टार्ट कर दिया करना, ये नहीं होना चाहिए। आपका आज अगर फर्स्ट डे है तो आप सिर्फ 10 एमसीक्यू से स्टार्ट करो, सिर्फ 10 करो, पर वो 10 ऐसे करो कि उसकी रिसर्च से लेके या आपको इंटरनेट पे जो भी नया मटेरियल मिलता है आप उसके आसपास का पूरा खोज दो, है ना। जैसे कि इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, अगर परमिशन हो तो। ठीक है। देखो, जैसे कि सुरभि ने कहा आपको कि एमसीक्यूज करना है ना। आपको क्या लगता है, अगर आपके पास ऑर्थोपेडिक में किसी बुक में 100 एमसीक्यू है, 100 एमसीक्यूज है, तो क्या वो 100 ही एमसीक्यूज है? इसको एक अलग नजरिए से सोचना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर एमसीक्यू में कितने ऑप्शंस होते हैं बताओ? 4 ऑप्शंस होते हैं, राइट। तो हर एमसीक्यू एक सिंगल एमसीक्यू नहीं है। हर एक एमसीक्यू अपने साथ 4 एमसीक्यूज लेके चलता है। क्यों? क्योंकि एक एमसीक्यू जिसका एक आंसर और जो बचे हुए 3 ऑप्शंस है ना, वो खुद में एमसीक्यूज होते हैं। तो हमको इस अप्रोच के साथ पढ़ना है कि जब भी हम कोई एक एमसीक्यू करते हैं, जैसे कि अगर हमने किया कि कॉक ऑफ स्प्लिंट इज यूज्ड फॉर, आपके पास ऑप्शंस आए,
रेडियल नर्व इंजुरी, अल्नर नर्व इंजुरी, मीडियन नर्व इंजुरी, एक्सिलरी नर्व इंजुरी। आपने टिक किया रेडियल नर्व इंजुरी, मान लिया मैंने, हो गया, ये आपका एक एमसीक्यू हो गया। क्यों ना आप लोग गूगल पे स्क्रॉल करो कि चलो मीडियन नर्व इंजरी में कौन सा स्प्रिंट यूज होता है, अल्नर नर्व इंजरी में कौन सा स्प्रिंट यूज होता है, एक्सिलरी नर्व इंजरी में कौन सा स्प्रिंट यूज होता है। आप जब ये स्क्रॉल करोगे बन गए ना 4 एमसीक्यू, कि नहीं बन गए बताओ। तो ऐसे हर एवरी एमसीक्यू टेक्स अलोंग विद 4 एमसीक्यूज अलोंग विद इट। हर एमसीक्यू अपने साथ 4 एमसीक्यूज लेके चलता है। तो अगर आप ऑर्थोपेडिक के या किसी भी सब्जेक्ट के अगर 100 एमसीक्यूज कर रहे हो ना, तो आप उसको ऐसा बना दो कि वो इनडायरेक्टली आपके 400 एमसीक्यू, 400 एमसीक्यूज हो गए। इस तरीके से पढ़ाई करनी है हमको, ठीक है। तो जब हमारे पास मटेरियल एक वाइड इकट्ठा हो जाएगा ना, तो एंड में क्या करना है, क्विक रिवाइज तो करना है, एक क्विक नोट्स तो देखना है बस फटाफट घुमा के कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद रिवाइज कर लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके, सिलेक्शन आपके पास चल के आएगा। कॉलेजेस आपको चूज करेंगे, ठीक है, सॉरी कॉलेजेस आपको चूज नहीं, आप कॉलेजेस को चूज करोगे कि आपको किस में जाना है। आपके पास थाली में सब्जियां बन के आ जाएगी, मटर पनीर, कद्दू, ये करेला, आप चूज कर लो आपको क्या खाना है ना। तो इस अप्रोच से अगर पढ़ोगे जरूर याद रखना, मैं ऐड करना चाहूंगी वंदित के इसमें एक लाइन है जो हमारा स्लोगन है हम दोनों का। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपना बनाओ। हम कॉलेजेस को परमिशन नहीं देंगे कि वो हमको सिलेक्ट करे, है ना। हम कॉलेजेस को परमिशन नहीं देंगे कि वो हमको सिलेक्ट करे। हमारी रैंक से ऐसी आएगी कि हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन से कॉलेज में जाना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखिए और आपको इस लेवल की पढ़ाई करनी है कि आपके पास 8 से 10 ऑप्शन है बेस्ट कॉलेजेस के, और आप डिसाइड करोगे कि मुझे यहाँ पे जाना है ऑर्थो करने या नहीं। इम्पोर्टेंट बात, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आप सोचो मेरी मणिपाल में AIR 1 आई, अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाता तो क्या मेरी DY पाटिल में AIR 2 आ पाती, क्या मेरी ISIC में AIR 5 आ पाती, क्या मेरी निर्तार में AIR 4 आ पाती, नहीं आ पाती। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि नेवर गो फॉर ओवर कॉन्फिडेंस। अरे आप ये भी तो सोचो, देखो मेरा ड्रीम कॉलेज मणिपाल था, सबसे फर्स्ट एग्जाम भी मैंने मणिपाल की दी, मुझे मणिपाल मिल गया, तो मुझे क्या जरूरत थी बाकी कॉलेज देने की। आप खुद सोचो, है ना, कैसे आ गई मेरी रैंक इतने कॉलेज में, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं ना यार। मैंने ये सोचा कि यार मेरे फॉर्म्स भरे हैं, मैंने कुछ अमाउंट ऑफ पैसा उसमें स्पेंड किए हैं, हर फॉर्म एक 1500 का बेसिक एवरेज रेंज का तो आता ही है। तो मैंने सोचा कि यार जब मैंने 6 to 7,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, इतने सारे कॉलेज के मैंने फॉर्म भरे हैं, तो मैं क्यों मणिपाल की रैंक देख के बाकी कॉलेज को लीव कर दूं, क्यों। मैं और प्रिपेयर करते गया, हम दोनों आपस में ग्रुप स्टडी करा करते थे, हम पढ़ते गए, हम रिवाइज करते गए, हमने पढ़ाई कभी बंद ही नहीं करी। चलने दो यार, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, बस अब एक कॉलेज लास्ट एग्जाम बचे, निर्तार आने वाला है, निर्तार बचा है, लास्ट एग्जाम थी हमारी निर्तार, स्टार्टिंग थी मणिपाल, लास्ट थी निर्तार। निर्तार तक आते आते लिटरली बता रहा हूँ हम दोनों मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तो यार कब से एमसीक्यू सॉल्व हो गया था एकदम। फर्स्ट ईयर से आप वही एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, बुक्स तो कोई नई आ नहीं रही है, वही सूरज कुमार, वही मोहंती, वही पीडीएफ, ये सब हम सॉल्व करे जा रहे आप खुद सोचो, जब आप एक ही चीज को इतना रिवाइज करोगे आप पागल नहीं हो जाओगे। अरे हम तो छोड़ो, हमारी बुक्स पागल हो गई है, पागल इन द सेंस पूरी फट गई है, एक पेज वहां भागता है तो एक पेज वहां भागता है, तो भी हम लोगों ने नई बुक नहीं खरीदी। अरे उसी बुक से पढ़ने का तो मजा है जिससे आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, तो उसी बुक्स को पढ़ते गए निर्तार तक आते आते मन कहने लगा था कि भैया रहने दो, माफ करो, आप मणिपाल जाओ। पर नहीं, हम नहीं रुके हैं, हमने सोचा यार निर्तार निकालनी है, ये भी करेंगे, इसमें भी ट्राई करेंगे, देखे तो देखते, पढ़ाई तो कर लेते हैं, लास्ट टाइम पढ़ाई करनी है, फिर तो लाइफ टाइम की करनी है, फिर आपको मौका कहाँ मिलेगा ये पढ़ाई करने का, कैसे आप रिवाइज करोगे। तो एक एमपीटी एंट्रेंस जो आप देते हो ना, ये क्या है, ये आपका एक क्विक रिविजन है बीपीटी के लिए। मैं चलो जिन लोगों को एमपीटी नहीं भी करनी है ना, आप मत करो एमपीटी, आप क्लिनिक्स खोल लो, आप कुछ भी करो, बट आप एटलीस्ट दो, आप एग्जाम दो, वो एक्सपीरियंस आप लो, वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोगों का एक रिविजन हो जाएगा पूरा बैचलर्स पे, एक कैच मिल जाएगा आपको, एक गो थ्रू हो जाएगा, और ये चीजें बहुत काम आएगी आपके लिए आगे, बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी 2 स्टूडेंट्स से डाउट पूछे कि हम कौन सी बुक से स्टार्ट करें। आप बेसिकली पीपी मोहंती और सूरज कुमार से स्टार्ट कर सकते हो। सूरज कुमार से भी पहले आप मोहंती से स्टार्ट करो, वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें एमसीक्यूज है, आपको इजी लगेंगे, आप उससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो।
फिर आप सूरज कुमार के बाद आजकल तो बहुत ज्यादा एक मार्केट टिप, में आपके पास। जो भी सूरज कुमार और जो भी मोहंती पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, टिप यह है कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर रॉन्ग। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग दिए हैं, बहुत सारे। तो टिप यह है कि हर क्वेश्चन को बाजू में गूगल भाई साहब के साथ कम्युनिकेट करो, क्रॉस चेक करो, कंफर्म करो। बिलीव मत करना कि ये सही है, हर क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते जाओ, उसके बारे में नया नया पढ़ते जाओ। ये टिप है, ठीक है, क्योंकि दोनों बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हाई लेवल के रॉन्ग दिए हुए हैं। सो हमारी गाइडेंस यही है कि रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ठीक है। गूगल है आपके पास, मेडिकल एक इकलौती फील्ड है जिसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा गूगल पे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर आपको मिलेगा नहीं। हम लोग इंजीनियरिंग तो कर नहीं रहे कि हमको थ्योरम सॉल्व करना है या कुछ प्रूफ करना है, हमको तो थ्योरी पढ़नी है ना। तो बस यही था कि रिवाइज करना और क्रॉस चेक करते जाना साथ साथ में। ठीक है, अभी जैसे किसी ने बोला कि बीइंग अ थर्ड ईयर स्टूडेंट हम स्टार्ट कैसे करें एंड ऑल। देखो, सबसे पहली चीज कि अगर आप एमपीटी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। आप अगर फाइनल ईयर में भी हो, आपको आपको अगर उस टाइम पे कार्डियोलॉजी है या आपको न्यूरो है, जो भी सब्जेक्ट है, तो आपको अपने बैचमेट से ज्यादा कुछ अलग एक्स्ट्रा नॉलेज होगा जो इवन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। तो ये सिर्फ आपका एंट्रेंस नहीं, आप अपने जो भी आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा क्लियर करोगे। इवन मेरे टॉप करने का फाइनल ईयर का रीजन यही था कि मुझे एक्स्ट्रा चीजें इतनी आ गई थी कि मैं एग्जाम में ये सोच नहीं पा रही थी कि मुझे क्या क्या लिखना है और मैं कितना छोड़ू। मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसे करके आप, हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे अभी किसी ने पूछा कि क्या हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। जो एमपीटी एंट्रेंस लेते हैं उसके केस में भी और जो नहीं लेते हैं उसके केस में भी। देखो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान के चलो कि मणिपाल है और डीवाई पाटिल है। अगर 2 स्टूडेंट्स है और दोनों के मार्क्स अगर मणिपाल या डीवाई पाटिल में सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग जो है उन दोनों बच्चों की जो रैंक है वो डिसाइड आपके फाइनल ईयर के बेसिस पे करेंगे कि उनको फाइनल ईयर के परसेंट कितने थे, फाइनल ईयर फिर धीरे धीरे थर्ड ईयर, ऐसे करके आपके जो स्कोर होते हैं कॉलेज के वो भी देखते हैं। तो आपको अपने एंट्रेंस के साथ साथ अपने परसेंटेज को भी मेंटेन करके रखना है साथ में। डीवाई पाटिल में तो इवन इतना होता है कि जैसे फाइनल ईयर का देखा, अगर उसमें भी सेम होता है तो फिर वो थर्ड ईयर को देखेंगे। तो आपको अपने परसेंटेज को मेंटेन करके रखना है। तो जैसे मान के चलो कि कोई कॉलेज है जिसमें एंट्रेंस नहीं होती और उनके परसेंट के बेस पे मेरिट लिस्ट आती है, तब भी वो आपको हेल्प करेगा। Exactly. So we have many more questions on the way. Can we give exams during the month of internship going on? Yes, of course. Yes. हमारी internship जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा चल रही है, अभी तो बची है, 1 मंथ और बचा है। 25 सितंबर को इंटर्नशिप खत्म होने वाली है। बट देन टू वी गिव, हमने एंट्रेंसेस दी, सिलेक्शन हुआ, कॉलेज में थोड़ी सी बात की, रैंक्स को देखते हुए एक्सेप्टेड कि आ जाओ, लेट आ जाओ, मोस्ट वेलकम। क्या हम लोग बहुत टेंस थे पहले कि क्या हम लोग एग्जाम्स दे नहीं दे, सिलेक्शन हो भी गया तो क्या हम जा पाएंगे, हमारी इंटर्नशिप खत्म नहीं हुई है। हमने छोड़ दिया सोचना ये सब। और एग्जाम तो दो, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगाने का, जैसे कि मैक्सिमम एंट्रेंस जब आप फॉर्म भरते हो तो इन ऑप्शन नहीं होता है, आपको नहीं लगानी है। सिर्फ एक बेसिक मैंडेटरी जो चीज होती है वो ये है कि एटलीस्ट आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया हो, है ना। तो बस आपको चारों साल के रिजल्ट के मार्क्स अपलोड करना होते हैं। आप कर दो, आप एग्जाम दे दो, देखते हैं आगे क्या होगा, है ना। आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई, वो कॉलेज मानेगा नहीं मानेगा, ये सब सेकेंडरी चीजें। आप दो तो सही, अगर नहीं भी माना तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे एग्जाम दे सकते हो। जो लोग अभी थर्ड ईयर में हैं, जिनको आफ्टर फाइनल ईयर अपियर करना है एमपीटी के लिए, वो थर्ड ईयर में एग्जाम दे दो, फाइनल ईयर के मार्क्स मंथ से भर देना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तो होगा नहीं, वो तो आपके एडमिशन के टाइम पे होता है। तो अगर आपको कुछ फिलअप भी करना है मार्क्स वगैरह, तो आप फेक मार्क्स फिल कर दो फोर्थ ईयर के, कौन मना कर रहा है। आप फॉर्म तो भर दो, आप एग्जाम तो दे दो, देके देखो एक बार, एक आइडिया हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल कर सकते हो। एक ने पूछा कि हम लोगों ने एस में निर्ताल क्यों चूज नहीं किया। तो द मेन रीजन वॉज कल्चर एंड द प्लेस। थोड़ा सा आउट में है, ओलटपुर में है, विलेज टाइप का एरिया है, कल्चर इश्यूज जाएंगे, और बस ये रीजन था कि हम लोगों ने मणिपाल चूज किया। काफी, क्योंकि जिस आगे
कहीं जॉब भी करना है, कुछ भी करना है, तो ज्यादा अच्छा क्या रहता है कि आप ऐसी जगह से करो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, है ना। तो जैसे बैंगलोर साइड ऑलरेडी आपको पता है कि फिजियोथेरेपी का स्कोप अच्छा है, वहाँ पे सैलरी काफी अच्छी पे की जाती है, काफी एडवांस्ड आईटी सेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंगलोर इज आईटी सेक्टर, है ना। सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज या जो कुछ भी एडवांसमेंट्स है सारी वहां पे ज्यादा अच्छी है। सो दैट वाज द रीजन वी चूज मणिपाल, ठीक है। मैं एसपी निमताल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टाइपेंड काफी अच्छा मिलता है, यू कैन गो फॉर एसपी निमताल आल्सो, बट वी पर्सनली चूज मणिपाल बिकॉज दैट वाज आवर ड्रीम कॉलेज। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि मान के चलिए कि आप एक स्टूडेंट है और आप एसवी नेतार में भी सिलेक्टेड है और मणिपाल में भी, तो आपको मल्टीपल फैक्टर्स को सोच के चलना पड़ेगा। जैसे कि आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर, ठीक है, दूसरी आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप मणिपाल की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 8 लाख काफी ज्यादा होता है 2 इयर्स का, तो उस केस में फिर आप जो आपके सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करो। अगेन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि कॉलेज आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है, आपको अपना करियर तो खुद से ही बनाना है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में होंगे जो टॉप फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, जो रिटायर से निकले होंगे और बहुत अच्छी जगह पे होंगे, और कुछ मणिपाल के भी होंगे जो मे बी जिनको जॉब ढूंढना पड़ रही होगी। तो कॉलेज आपको सिर्फ नॉलेज इंक्रीज करने में और आपको गाइड करने में हेल्प कर सकता है। बाकी बची कुछ आपकी स्किल्स क्या है, आप में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है, तो वो आपके हाथ में है। एग्जैक्टली। मणिपाल में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। किसी का डाउट था ये कि मणिपाल में अगर आप टॉप 1 में भी आ रहे हैं तो भी मणिपाल में कोई आपको एक चीज और, ये हम आपको हमको देख के डरना नहीं है, हमने सेशन आपको डराने के लिए नहीं लिया है कि यार हम लोगों ने ये क्या किया है, इसको देख के आप लोग डर रहे होगे। डरो मत, इससे मोटिवेट होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से पढ़ाई करना चालू हुई तो हमारा सिलेक्शन हुआ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कितने फ्रेंड्स जिन लोगों ने इंटर्नशिप में चालू की है पढ़ाई करना, जो 2 महीना पहले पढ़े, बट हाँ उनके भी सिलेक्शन हुए हैं, है ना, क्योंकि उनको पता था कि एक्चुअली पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, आप क्या पढ़ोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास, और सबसे इसके अलावा प्लानिंग, लेक्चर की शुरुआत ही हमने प्लानिंग से की थी, जिसके पास प्लान होता है वो सक्सीड करता है, ठीक है। सो प्लानिंग करना आना चाहिए आपको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए कि आज इतना, कल उतना, परसों इतना। आपको पता हम दोनों की एक चीज सबसे ज्यादा अच्छी क्या थी, वो ये थी हमारा डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्लानिंग। मतलब आज अगर हमने सोचा है कि इतना एमसीक्यू करना है, मतलब करना है, नहीं हो पाएंगे तो कल करेंगे, कल नहीं हो पाएगा परसों करेंगे, पर करेंगे, जो टारगेट चूज किया है वो करेंगे, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो, समझो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ थ्योरेटिकल एग्जाम्स का। आप जो बैचलर्स में एग्जाम्स देते हो थ्योरेटिकल एग्जाम्स, तो आप सिलेक्ट कर लो कि आज आपको कार्डियो पढ़ना है और आज आप 5 टॉपिक्स पढ़ोगे कार्डियो में। आप थोड़ा सा बर्न्स पढ़ोगे, आप थोड़ा सा टेक्निक्स पढ़ोगे, सिक्वेशंस क्लियरेंस की, आप एसीबीटी पढ़ोगे, आप पोस्चरल ड्रेनेज पढ़ोगे। समझो आपने 5 टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। अब वो 5 टॉपिक 2 घंटे में खत्म हो चाहे 10 घंटे में खत्म हो, वो आपको उस दिन करना है। क्यों? क्योंकि वो आपका डेडिकेशन है, वो आपका प्लान है, वो आपका टारगेट है कि आज के लिए इतना मैं करके रहूंगा। अगर 2 घंटे में खत्म हो जाता है, यू एंजॉय, आप उसके बाद कुछ पढ़ाई मत करना, क्योंकि आपका डेली का टारगेट खत्म हो चुका। आप पार्टी करो, आप जाओ, आप कहीं भी जाओ, है ना, आप छोड़ दो। बट अगर वो खत्म नहीं होता है ना, तो आप पार्टी छोड़ दो, आप सब छोड़ दो, पर आप 10 घंटे देके उस टारगेट को पूरा करो। सो टारगेट को पूरा करना तो सीखना पड़ेगा। जब तक टारगेट को पूरा नहीं करोगे, मंजिल आपकी अचीव कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, मैं बार बार 2 वर्ड्स बोल रहा हूँ, प्लानिंग एंड रिविजन, इन दोनों के बिना कुछ नहीं होना है। प्लान होना चाहिए और रिविजन बार बार होना चाहिए, बार बार गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने से यही होगा, आपके सिलेक्शंस का रीजन ये होने वाला है कि जब आप इतनी पढ़ाई कर लोगे ना, जब आप वही चीजें रिपीट करोगे ना, तो आपका दिमाग खुल जाता है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आंसर आने लग जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ इसका ये हो सकता है, या अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो आप 3 गलत आंसर्स को एलिमिनेट करना सीख जाओगे। तो ये चीजें आती है प्रैक्टिस से, ठीक है, ये चीजें एक बार में नहीं आती है। तो बस एक जो छोटा सा एक ड्रॉबैक है ये पढ़ाई को एंड में चालू करने का, वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना। अगर आप सोचते हो कि चलो आप इंटर्नशिप में चालू कर लेते हो, अगर आप
इंटर्नशिप के लास्ट मंथ में चालू करोगे, आप कर तो लोगे। चलो मैं ये भी कहता हूँ आप 24 में से 20 घंटा पढ़ लोगे, आप सारी चीजें पढ़ लोगे, बट व्हाट अबाउट रिवीजन? क्या आपका रिवीजन हो पाया? नहीं हो पाया। रिवीजन के बिना क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम। वो 2-3 एक्सेप्शंस तो हमेशा रहेंगे, जो क्रैक कर जाएंगे, अलग साथ दे जाएगा, बट मैक्सिमम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये पढ़ाई को स्टार्टिंग से चालू करना थोड़ा सा कहना कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो लोग थर्ड ईयर में हैं उन लोगों के पास तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है कि चालू कर दो। जो फोर्थ ईयर में है उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज है कि चालू कर दो, है ना, क्योंकि आपको पढ़ना सब कुछ है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो 50 क्वेश्चन है वो आपके थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर से आने वाले हैं, है ना। 50% पेपर आपका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर से बनता है। इवन मैं कह सकता हूँ कि 65 to 70% पेपर बन जाता है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में से। फर्स्ट सेकेंड ईयर में से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, पर हाँ आते जरूर है, ठीक है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी सबसे आते हैं क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हमारे पास कुछ पेपर्स हैं, हम लोग आपको शेयर कर देंगे वो पेपर्स, आप लोग देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं आपसे। तो ये आपकी प्लानिंग होने वाली है टोटल, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। सुबी, डू यू वांट टू कंटिन्यू सम? Survi, your voice is not audible, Survi. I think your mic is mute. Am I audible? Yeah, perfect. सबसे पहली चीज, जैसे सब्जेक्ट्स की बात अभी किसी ने डाउट पूछा है, मैंने आपको बताया कि आप प्रायोरिटी दो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट को पहले कवर करो। आप लोग खुद सोचो, आप 12th क्लास में क्या करते थे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता था उसको सबसे पहले कर लेते थे, फिर लेस इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। तो आपको बैचलर्स के सब्जेक्ट्स तो सारे कवर करने हैं, आपको ना साइकेट्री छोड़ के जाना है, ना पैथो माइक्रो करना, आपको सब कुछ है। पर सबसे पहले स्टार्टिंग आप करोगे एनाट, फिजियो, ठीक है, इसके बाद बायोमैकेनिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, देन आप फिर लेस इंपॉर्टेंट, जैसे इसके बाद में आप एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका भी काफी बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। फिर अपन आते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स पे, जैसे पैथो हो गया, माइक्रो हो गया, फार्मा हो गया, इनसे क्वेश्चंस 2 to 3 के अराउंड आते हैं। गायनेकोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हमको निर्धार में करीब 4 to 5 क्वेश्चंस गायनिक से फेस करने हुए थे। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ के जाओ, है ना। आप स्टार्टिंग अच्छी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से करो, देन लेस पे आते जाओ। और साइकेट्री भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकेट्री की बहुत सारी थ्योरीज आपने पढ़ी होगी, कुछ मोटिवेशन थ्योरी, कुछ स्किनर ने दी है, मल्टीपल साइंटिस्ट होते हैं, तो वो सारी चीजें भी हमको पता होना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट्स का हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा किसी ने ये पूछा था कि फाइनल ईयर के साथ में आप एमपीटी की प्रिपरेशन को साथ में कैसे करोगे। देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या आप सेकेंड ईयर में, आप कोई से भी ईयर में हो, मैं हमेशा ये पर्सनली एडवाइस करती हूँ कि आप जिस ईयर में हो, आप उस ईयर में उन सब्जेक्ट्स की एमपीटी प्रिपरेशन करो। आपका वो नॉलेज स्टूडेंट से काफी आगे होगा। पहली चीज, आपको बहुत एक्स्ट्रा नई चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, मान के चलते हैं कि मेरा फाइनल ईयर में कार्डियो है, तो मैं क्या करूंगी, कार्डियो उस टाइम पे एमसीक्यूज में सारे कार्डियो के मेनली कवर करूंगी, तो इससे मुझे कार्डियो थ्योरी में भी हेल्प होगी और मेरा एमपीटी का भी प्रिपरेशन साथ साथ में चलते रहेगा। तो ऐसे आपको ईयर वाइज सब्जेक्ट को डिसाइड करना चाहिए। आप अगर आज फर्स्ट ईयर में भी है और आप अच्छे किसी एमपीटी कॉलेज करना चाहते हैं, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करो। फर्स्ट ईयर में एनाट होता है, फिजियो होता है, तो आप एनाटमी की एमसीक्यूज, जो आजकल तो जैसे बीडी चौरस होती है अपनी, है ना, उसमें एंड में आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आप उनको भी सॉल्व करो। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यूज कर सकते हो टॉपिक वाइज, तो उससे भी आपका नॉलेज बहुत इंप्रूव होगा। तो यही आपकी प्रिपरेशन है। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा था, देयर इज नथिंग लाइक अ स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉर दिस। व्हाट यू स्टडी इन योर थ्योरी इज योर प्रिपरेशन फॉर योर एमपीटी, है ना, वही प्रिपरेशन है। एंड में जो आप एक्स्ट्रा टाइम देके जो करोगे, वो तो बस एक कंसंट्रेशन है उन सारी चीजों का जो आपने ग्लोबली पढ़ी थी, जो आपने बैचलर्स में पढ़ी थी, उनको बस आपको कंसंट्रेट करना आना चाहिए, है ना, पता करना आना चाहिए कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपने उसको कंसंट्रेट करना सीख लिया तो आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाओगे, राइट। तो बस आपकी प्रिपरेशन आप आज से चालू कर दो, मैं तो बोलता हूँ, ठीक है। जो आप डेली पढ़ रहे हो, आप बस ट्राई करो उनके ऊपर एमसीक्यूज सॉल्व करने के, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सिर्फ थ्योरी पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा कैच एमसीक्यूज के ऊपर देना पड़ेगा, उससे आपका दिमाग खुलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, कैसे उसको देखा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है।
एग्जामिनर क्या करता है, कुछ कुछ क्वेश्चन को घुमाता है, तो उन वर्ड्स को पकड़ते आना चाहिए। एक जरा सा नॉट जिसको वो लोग आप लोगों के लिए बोल्ड नहीं करेंगे एग्जाम में, छोटा सा छुपा हुआ रहेगा वो नॉट जो आपको दिखेगा नहीं, और वो नॉट आपका पूरा आंसर चेंज कर जाएगा। जो हम दोनों ने बहुत फेस किया था, हम एक दूसरे को इतना चिल्लाते थे। क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि हम नॉट को इग्नोर करते थे। कुछ क्वेश्चन में पूछा है अगर कि कॉकअप स्प्लिंट इज नॉट यूज्ड फॉर, हम नॉट छोड़ गए, भूल गए, हमने आंसर टिक कर दिया रेडियल नर्व इंजरी। अरे बाबा पूछा तो नॉट है ना, नॉट यूज फॉर किसके लिए नहीं यूज होता है। तो ये चीजें पता कब आती है? अगेन प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितने बार आप ये गड़बड़ी कर रहे हो, तो उससे आपको आपका वीक पॉइंट पता चलेगा। और सक्सीड करने के लिए आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं, आपको आपके वीक पॉइंट्स पता होना चाहिए। जिस दिन आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल गए ना, आप उन पे मेहनत करना चालू करो, ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगी, है ना। सक्सेस का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस आपका जीवन खत्म हो गया, आपको जो पाना था वो पा लिया आपने, ये भी सक्सेस नहीं होती है। एक सीढ़ी चढ़ोगे आप। सक्सेस तो भी बहुत कुछ है यार, सक्सेस तो कोई भी नहीं है। एक इंसान कभी सक्सेसफुल है ही नहीं अभी तक का, कोई भी इंसान, ठीक है। आप एक सीढ़ी चढ़ते जाते हो बस, तो ये सक्सेस की एक फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो, राइट। तो इसलिए मैं बार बार, मेरी हैबिट है यार चीजों को रिपीट करने की, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ रिविजन, प्रैक्टिस, अगेन एंड अगेन, जिससे आप लोगों के दिमाग में बात फिट हो जाए और आप करो, है ना। तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगी। सो एट द एंड धीरे धीरे हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें अपन लोगों ने शायद शुरू में हिट कर ही ली है, कुछ और अगर आपको याद आ रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ हम लोग फिर इसलिए आप लोगों को गाइड करने के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी तक हम लोग काफी कोर्सेज लेते थे, काफी सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे। हम लोगों ने अभी तक न्यूरो के सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, 1 मंथ के कोर्स, ऑर्थो पढ़ाया है, बायोमैकेनिक्स पढ़ाया है, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाया है। अब से लेट्स ऐड एमपीटी कोचिंग क्लासेस भी, व्हाई नॉट। उन बच्चों के लिए जिनका एक ड्रीम है, जिनको किसी कॉलेज में जाना है, जिनको एक गाइडेंस चाहिए, है ना। चलो आप, कोई बड़ी बात नहीं है यार, एमपीटी क्रैक करना बहुत इजी होता है। जरा सा गाइडेंस, जरा सा बस वो एक तड़का लगा दे कुछ उस मसाले उस सब्जी में, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो एमपीटी कोचिंग क्लासेस हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। लेट्स होप कि वो प्लान हमारा हो जाए, हमारा टाइम प्रॉपर मैनेज हो जाए, हम लोग उन चीजों को आपस में कनेक्ट कर पाए, तो हम लोग बहुत जल्दी फिर डेफिनेटली एमपीटी कोचिंग क्लासेस लेना चालू करेंगे। 2 मंथ का कोर्स होगा जिसमें बेसिक एक कवर अप दे देंगे, एक गाइड कर देंगे कि कौन सी एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स डिफरेंट क्वेश्चंस। मणिपाल का अलग एक नजरिया होता है क्वेश्चंस पूछने का, वो जिसे ज्यादा फोकस ऑर्थो पे करता है ना। एसविन निर्तार न्यूरो का कॉलेज है, तो ज्यादा फोकस उसका न्यूरो पे होता है। ऐसे हर कॉलेज अपने अपने फोकसेस लेके चलता है, उन फोकसेस को जानना और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना, इन सब चीजों के लिए हम लोग आपको गाइड करने के लिए रेडी है। जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, हमारा पूरा एक्सपीरियंस, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, सब कुछ बस बांट देना चाहते हैं कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो। क्योंकि लिटरली आप लोग याद रखना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, उस दिन से ज्यादा पॉजिटिविटी आप लोग कभी फील नहीं करोगे। मतलब अंदर से कैसा वाइब्रेशन आएगा ना, गूज़बम्प्स कहते हैं। जब आप वो रैंक देखोगे ना, आप लोग सोचोगे कि वाह, मतलब वाह, लिटरली वाह, कि आपने लोगों से कुछ अलग किया है, आपने मेहनत की है, उसको आपने रिजल्ट देखा है ना। तो ये चीज आपको मैं फील कराना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि ये चीज आप लोग फील करो, है ना। तो प्रिपरेशंस आपको करनी पड़ेंगी, मेहनत आपको करना पड़ेगी। तो इसी के साथ एक छोटी सी शायरी मैं सुनाना चाहता हूँ कि हल मुश्किल का पाने के लिए दिमागी पेच लड़ाना पड़ते हैं। मंजिल ऐसे नहीं मिलती है मेरे दोस्त, कुछ कदम उसकी ओर बढ़ाना पड़ते हैं, कुछ कदम उसकी ओर बढ़ाना पड़ते हैं। सो वो कदम बढ़ाना कब से चालू करोगे? आज से। चलो आज से नहीं करना है तो कल से कर दो, बट करो। जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जस्ट बिगिन योर प्रिपरेशन, चालू कर दो पढ़ना। जितना आपको टॉपिक्स आते हैं उनके ऊपर एमसीक्यूज करना चालू करो, गूगल को पूरा निचोड़ दो, है ना। जैसे वो आप लोगों को निचोड़ता है, वैसे आप उसको निचोड़ो। कैसे निचोड़ोगे? हर टाइम उसमें सर्च करो, आपकी पूरी हिस्ट्री आपके पढ़ाई से भरी होना चाहिए, राइट। हर चीज पे बस एमसीक्यूज एमसीक्यूज। बुक्स का भंडार है, हम सब आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि कौन सी बेस्ट बुक्स है, क्या आप रेफर करो।
बुक्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो का वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। बुक्स का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग खुलेगा, आपको स्ट्रेटेजीज मिलेगी, आपको एक हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन आने वाले हैं, उस टाइप के आने वाले हैं ना। तो ये चीज आपको बुक्स से हेल्प मिलने वाली है। और जो बड़ी बड़ी बुक्स होती है, जैसे आपकी किस्नट हो गई, आपकी मैगी हो गई, जो आप पूरी नहीं पढ़ सकते हो, तो उनमें आपको क्या करना है, उनमें आपको की पॉइंट्स पढ़ना है ना। जो छोटे से बॉक्सेस होते हैं प्यारे प्यारे से ब्लैक कलर के, वो पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है उसको पढ़ना। टारगेट बना लो कि आज इतना करना है, कल उतना करना है। धीरे धीरे आपके पास, पता है, दिन भर में ना कम पढ़ाई करो, ये नहीं बोलता कि ज्यादा पढ़ाई करो, कम पढ़ाई करो, पर वही कम पढ़ाई हर दिन करो। तो एंड में जब आप दिन को काउंट करोगे ना, तो वही कम 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 पढ़ाई एक दिन मिलके ना इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप लोग यकीन नहीं करोगे कि आप इतना पढ़ चुके हो, नहीं कर पाओगे यकीन। हम लोगों ने क्या किया था, सुरभि और मैंने फर्स्ट ईयर से नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाए खुद के। हम लोगों ने सारी पढ़ाई उससे की है, थ्योरेटिकल एग्जाम्स की पढ़ाई, फिर चाहे वो एमपीटी के लिए रिविजन हो, सब कुछ उससे पढ़ा है। तो उसका फायदा क्या हुआ, जब हम लोग नोट्स बनाया करते थे, हम लोग दिन भर में कितने कम नोट्स बनाए करते थे, सुरभि आप बताइए, हम लोग दिन भर में कितने कम नोट्स बनाते थे। जैसे कि आज सिर्फ हमने क्यूबाइटल टनल के ऊपर बना लिया, कल सिर्फ हमने शिन स्प्लिंट के ऊपर बना लिया, बट वही नोट्स 4 साल, एक साल में 365 डेज, लगा लो हिसाब, 4 साल में कितने हो गए, मोर देन 1000 डेज। तो वही नोट्स आज आप देखो मोर देन 1000 टॉपिक्स लेके आ गया। तो आप सोच रहे हो आज जो भंडार है वो कैसे हुआ, छोटे छोटे स्टेप्स लेके हुआ, जो हमने उस टाइम लिए, उस टाइम एक मेहनत चीज की। ऐड करना चाहूंगी इसमें, मैं बोलना चाहूंगी कि एमपीटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपको सिर्फ एक एग्जाम और कॉलेज नहीं दिलवाएगा, आपको वो एक नॉलेज और कॉन्फिडेंस भी देगा साथ में, जो आप अपने बोर्ड्स पे जाके फेस करोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि मुझे काफी कुछ इससे इतना सीखने को मिला। हम लोग कभी भी वार्ड पे जाते हैं, हमें ऐसा फील कराया जाता है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट है, ये क्या करेंगे, मतलब ऐसा होता है कई बार, ऐसा मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मोटिवेशन गिर जाती है, उनको ऐसा फील होता है कि यार इससे बेटर तो हम एमबीबीएस ही कर लेते, या फिर हम इस फील्ड में क्यों आ गए। तो आपको सबसे पहले ये अपने ब्रेन से निकालना पड़ेगा, और ये निकलने के लिए आपको चाहिए नॉलेज। अगर आपके पास भरपूर नॉलेज होगा तभी आप किसी डॉक्टर से बात कर सकोगे। आपके पास में अगर नॉलेज होगी तो आप उस एमबीबीएस डॉक्टर हो, या चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या कोई भी हो, आप वहां पे बता सकोगे कि हमने उस पेशेंट को क्या किया है। अब जैसे हमारे कुछ फैकल्टीज है वो हमको बताते हैं कि आप अगर वार्ड पे जाते हो, आप पेशेंट को एटीएम करवाते हो, आप डीप ब्रीदिंग कराते हो, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम करा कर आ गए, आपको उस तरीके से उसको कराना है ना कि पेशेंट को ऐसा फील होना चाहिए कि अगर ये चीज नहीं होती तो मेरा ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है ना। आपको उसको ये फील करा देना है कि बिना मेडिकेशंस की तरह, वैसे ही बिना एक्सरसाइज से मैं ठीक नहीं हो सकता। आपको अपनी फील्ड की इम्पोर्टेंस फील कराना पूरा आपके हाथ में है, और वो कब होगा, जब आप यहाँ से निकाल दोगे कि फिजियोथेरेपी छोटी फील्ड नहीं होती है। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, अगर आप बहुत बड़ी पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो फिजियोथेरेपी इतनी अच्छी फील्ड है कि आपको बहुत, मतलब काफी रिस्पेक्ट, अर्निंग और बहुत कुछ दिला सकती है जो दूसरी मेडिकल फील्ड से आती है। और एक चीज, जैसे कि मैंने कहा था कि पढ़ाई आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी, और आप खुद पढ़ो, इससे अच्छा है कि आप दूसरों को पढ़ाओ। जब आप किसी को पढ़ाते हो, अपने जूनियर्स को पढ़ाते हो, तो आप एक्सप्लोर करते हो, आपका जो नॉलेज है वो वाइड होता है ना। तो आप किसको पढ़ाओ, पता, एक ऑप्शन और है आप लोगों के पास, आप लोग पेशेंट्स को पढ़ाओ। हंसोगे मेरी बात पे, आप लोग लिटरली पेशेंट्स को पढ़ाओ। हम लोग क्या करते हैं, सुरभि और मैं जब भी पोस्टिंग्स पे जाते हैं, तो जो भी हमने हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो हमने गेन किया है, जो हमने पढ़ा है, अगर हम किसी पेशेंट को स्टैक ब्रीदिंग करवा रहे हैं, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि भैया स्टैक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, आप थोड़ी सी सांस लो, उसको होल्ड करो, फिर और लो, उसको होल्ड करो, फिर और लो, उसको होल्ड करो, और एक साथ फूंक मार के छोड़ो। तो आप ये सिर्फ करवाने से अच्छा उस पेशेंट को बताओ ना कि इससे क्या हो रहा है। आप जब उस ब्रीदिंग को लेके होल्ड करते हो, तो किस तरीके से वो ऑक्सीजन आपके लंग्स के एंड तक जाती है, आपके डिस्टल एल्वुलस को कवर करती है, किस तरीके से आपका सर्कुलेशन एरिएट होता है, और बस सर्कुलेशन में जब ऑक्सीजन एड अप होती है इस ब्रीदिंग के कारण, तो वो ऑक्सीजन किस तरीके से आपकी वुंड हीलिंग में हेल्प करेगी। जो चीजें आपने पढ़ी है थ्योरी, इसके पीछे का फिजियोलॉजी, कि स्टैक ब्रीदिंग कैसे काम करती है, डीबीएक्स कैसे काम करता है, एब्डोमिनल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कैसे काम करती है,
ये सारा नॉलेज आप पेशेंट्स को दो। अगर आपका पेशेंट एजुकेटेड है, आप उसके फैमिली मेंबर्स को बताओ कि इसका पीछे का मोटिव क्या है। इससे पता क्या होगा, पेशेंट एक अलग नजरिए से करना सीखेगा उस एक्सरसाइज को, उसको मजा आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये करने से क्या हो रहा है उसके अंदर, किस तरीके से ये उसके लिए बेनिफिशियल है। सो ऑलवेज बी अ गुड टीचर। हम लोग हमेशा कहते हैं कि एवरी पर्सन शुड बी अ गुड टीचर फॉर एवरी अदर पर्सन। सो बी अ टीचर फॉर योर पेशेंट, नॉट ओनली अ डॉक्टर। बी अ डॉक्टर एज वेल एज अ टीचर फॉर योर पेशेंट। और टीचर बनने के लिए थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल के साथ साथ जब आप थ्योरी को मिक्स करके उसको पेशेंट के ऊपर छोड़ोगे तो इतने प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि पेशेंट आपका फिजियोलॉजिकली के साथ साथ मेंटली ग्रो करेगा, वो साइकोलॉजिकली आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इन्वॉल्व होगा और लिटरली आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें, आपका पेशेंट आपके बारे में क्या बोलता है ये पूरा डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। अब बहुत सारे लोगों को पता होता है पर वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं उस चीज को, तो आपको बात करने का तरीका भी आना चाहिए। फिजियोथेरेपी सिर्फ हैंड्स का ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी साथ में होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि मैं गायनेकोलॉजी में पेशेंट को देखने जाती थी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से ट्रीटमेंट देकर गई हूँ, पेशेंट उस तरीके से मेरे बारे में बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं गई, मैंने पेशेंट को बोला ब्रिजिंग आप लोग करवाते हो, ठीक है। आप बोलोगे आपको अपनी कमर उठाना है, थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है और छोड़ दिया, बस आपने फटाफट करा दिया, आप आ गए। अब वो पेशेंट आपके बारे में क्या बोलेगा कुछ देर बाद, वो मैडम आई थी, उसने मेरी कमर उठवाई और वो चली गई, ठीक है। अब इसी चीज को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव और एक अच्छे पार्ट में, आप उसको पूरा बताओ कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो या आप अगर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करते हो तो आगे जाके आप ऑपरेशन की बात की जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाना, आप उन सब से बचोगे। तो आप अगर उनको इम्पोर्टेंस नहीं बताओगे ना अपनी फील्ड की, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल कमर को मूव करना या फिर वो सिर्फ वही बन के रह जाएगा। आपको ये उनके ब्रेन में डालना पड़ेगा कि इससे उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म होती है, ठीक है। बस इतना ही मुझे बोलना था। तो वही, इन सब का मोटिव क्या है यार सुरभि, ये लोग सब सोचेंगे कि अपन तो स्ट्रेटेजीज बताने वाले थे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले थे, हम कहाँ से पेशेंट्स के ऊपर आ गए। तो यही तो है, आप जब प्रिपरेशन करोगे ना, आप जब एमपीटी के लिए पढ़ाई चालू करोगे ना, आपको हर चीज में सिर्फ एमपीटी दिखेगी, आपको हर चीज में सिर्फ एमसीक्यूज दिखेगा, आपको हर चीज में सिर्फ थ्योरी दिखेगी। तो आप जब पेशेंट्स को भी देखोगे ना आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो आपको याद आएगा कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है। जैसे हम लोगों ने जब एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो एमसीक्यूज क्या होता है, वो आपका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज को कंसेंट्रेट करके आपके अंदर भंडार भर देता है। तो वही चीजें आप जब पेशेंट को ट्रीट करते हो ना, तो आपको याद आती है। यार देखो, मैं स्ट्रैक ब्रिजिंग करवा रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किया था, मैं ब्रिजिंग करवा रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर भी एमसीक्यू सॉल्व किया था। तो जब आप पेशेंट्स को देखते हो आपकी पोस्टिंग्स पे, तो आप इनडायरेक्टली आपके ब्रेन में उस एमसीक्यूज को रिवाइज कर रहे हो, राइट सुरभि? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हम दोनों ने ये फील किया है कि जब भी हम पेशेंट्स को देखते थे तो कुछ कुछ एक्सरसाइज कराते कराते इतना अच्छा लगता था, क्योंकि वो एमसीक्यूज दिमाग में आते थे। क्या इसके ऊपर एमसीक्यू किया है यार, एटीएम एएफएम करवा रहे हो इसके ऊपर भी एमसीक्यू किया है यार, एम्बुलेशन करवा रहे हैं इसके ऊपर हमने गेट के कितने सारे एमसीक्यू किए हैं कि नी पे कितना फ्लेक्शन, एंकल पे कितना फ्लेक्शन। तो हर चीज में सिर्फ एमसीक्यूज एमसीक्यूज दिखना चालू हो जाएंगे। एक बार आजमा के तो देखो, एक बार स्टार्ट तो करके देखो। जैसे जैसे 1 महीना निकलेगा, 2 महीना निकलेगा, 3 महीना निकलेगा, आप खो जाओगे। बस इतना मजा आएगा ना, मतलब बोर नहीं हो गया, आप खो जाओगे। बस बोर कभी नहीं हो गया, बोर एक लिमिट के बाद हो गए एंड में, जब बार बार उसको करोगे। बट करो तो सही यार, होगा सिलेक्शन, आएगा। ऐड करना चाहूंगी इसमें, जैसे मान के चलते हैं कि हमको बस यही पता है कि शोल्डर पेन हुआ मतलब फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है। अब एमपीटी इस चीज से कैसे कनेक्टेड है, जैसे अभी किसी ने पूछा कि डायग्नोसिस पार्ट को कैसे इम्प्रूव करे, है ना। तो डायग्नोसिस पार्ट आपका लिटरली एमपीटी की प्रिपरेशन करके इम्प्रूव हो सकता है। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। शोल्डर में पेन हुआ, मैक्सिमम लोगों को बस क्या समझ में आएगा, फ्रोजन शोल्डर, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोचेंगे। पर आप जब एमपीटी की प्रिपरेशन करोगे तो आप क्या देखोगे, अच्छा रोटेटर कफ की भी इंजरी होती है, अच्छा सुप्रास्पाइनेटस टेंडन भी रप्चर हो जाता है। आपको मल्टीपल चीजें जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार
ऐसा नहीं है, सिर्फ फ्रोजन शोल्डर नहीं हो सकता है, हमें मल्टीपल स्पेशल टेस्ट अप्लाई करके देखने पड़ेंगे। आपको फिजिकल एग्जामिनेशन उस पेशेंट का पाल्पेशन के थ्रू करना पड़ेगा। मतलब आप ये पॉसिबिलिटी देखो कि शोल्डर पेन के कितने कॉजेज हो सकते हैं। आप किसी एक ही चीज के पीछे मत पड़ जाओ कि अगर सर्वाइकल हो रही है तो सिर्फ सर्वाइकल वही केस होगा। हो सकता है कि वो मसल्स टाइटनेस का बस बेसिक नॉर्मल पेन हो, ठीक है? तो इस चीज से भी आपको हेल्प मिलेगी पढ़ने के साथ। मतलब प्रिपरेशंस एंड पढ़ाई नेवर गोज वेस्ट, हर चीज में आपको एक काम आने वाली है ना, एक मोटिवेशन मिलेगा इसको करके। तो बस सुरभि आई थिंक अब चलना चाहिए। काफी सारी बातें कर ली है, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। सुरभि जस्ट लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। बहुत प्यारा प्रोफेशन है, मैं बार बार कहता हूँ, इससे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कितनी ज्यादा अर्निंग है इस प्रोफेशन में, आप लोग देख रहे हो। मतलब आप लोग उन लोगों को देखो जो अर्न कर रहे हैं इससे, उनको क्यों देख रहे हो जो अर्न नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ नाम ले देता हूँ मैं, दीपक कैपरी सर, डॉक्टर पीयूष जैन सर। आप सोच रहे हो ये लोग कितना कमा रहे हैं, इनके वर्कशॉप देखते हो आप, कितने कितने स्टूडेंट्स आते हैं, आप लगा लो। अर्निंग है तो फिजियोथेरेपिस्ट ही ना, अर्निंग जिस भी मोड से हो रही हो, चाहे एकेडमिक से आ रही हो चाहे आपके क्लिनिक से आ रही हो, अर्निंग तो अर्निंग है। तो क्या लगता है नहीं कमा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट? कमा रहे हैं, लैक्स में कमा रहे हैं, 3-4-5 लैक्स पर मंथ तो कुछ भी नहीं है, आराम से इतना कमा लेते हैं। तो डीमोटिवेट कभी नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट होना है। पढ़ाई करो, लिखो, नॉलेज आएगा तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज आएगा तो कल को किसी से आमने सामने आइज टू आइज रह के बात कर सकते हो, किसी को पॉइंट प्रूव कर सकते हो कि ये ऐसा ही होगा, आप रॉन्ग हो मैं सही हूँ। इतना कॉन्फिडेंट आपको होना है। तो पढ़ो, पढ़ाई चालू कर दो बस, है ना। किसी भी चीज का कोई टाइम नहीं होता है, आप कभी भी चालू करो। डेडिकेशन है, प्लानिंग है, तो चीजें एंड में आते आते खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना है। टाइमिंग आप लोग नोट पूछा है कि हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे एमपीटी ट्रेंड्स का। आप मल्टीपल साइट्स पे जाके चेक करो, जैसे फॉर एग्जांपल एसविनिर्तार का svnirbhar.nic.in होता है, तो ऐसे साइट्स पे आ जाती है जनरली। और अगर फिर भी आपको साइट्स वगैरह नहीं मिलती है तो आप कॉलेजेस के नंबर निकालो नेट से, आप गूगल पे डायरेक्टली डाल दो DY पाटिल पुणे। हम लोगों ने पूरा यही काम किया है अपनी इंटर्नशिप में, जब भी हम फ्री होते थे मल्टीपल कॉलेजेस पे कॉल कर करके वहां की फीस हमने पता करी, एग्जाम्स कब होगा, ठीक है। तो आप साइट्स के साथ साथ कॉलेजेस के कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप पूरा इन्फॉर्मेशन पता करो और फॉर्म आप साइट पे जाके फिल करोगे। एग्जैक्टली। और एक लास्ट टिप जो आज के हम देना चाहते हैं, इफ पॉसिबल, मार्क माय वर्ड, इफ पॉसिबल ऑलवेज गो फॉर ग्रुप स्टडीज। साथ में पढ़ाई करो, अपना प्यारा सा जो आपके दोस्त थे, आपके प्यारे प्यारे दोस्त थे, उनका एक सर्कल बनाओ, 3-4 लोगों का, 5 लोगों का मैक्सिमम सर्कल बनाओ, सर्कल में पढ़ाई करो। मैं मानता हूं कि डिस्ट्रैक्शन होगा, अगर आप कभी फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करते हो तो आप सिंसियरली पढ़ाई नहीं करोगे, बहुत हंसी मजाक करोगे, जोक्स पास ऑन करोगे आपको, क्योंकि हर कोई तो पढ़ाई के मूड में होगा नहीं, किसी का खेलने कूदने का मूड होगा, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन होगा, पढ़ाई भी कम होगी, बट जितनी भी पढ़ाई होगी ना वो क्वालिटी वाली होगी, ये मेरी बात याद रखना। हम लोगों ने राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ग्रुप स्टडी ही की है। आज मैं कह सकता हूँ कि हम लोग एडिक्टेड है ग्रुप स्टडी के, हमसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है, हम लोग अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते, ग्रुप स्टडी के हम लोग एडिक्टेड हो चुके हैं, इसलिए हम लोग पढ़ाते। हम लोग जितने भी अभी लेक्चर्स लेते थे, हम लोग क्यों लेते थे, हमारी भी फाइनल ईयर की प्रिपरेशन हो जाया करती थी, हम लोग भी साथ में पढ़ लिया करते थे, कुछ नया एक्सप्लोर कर लिया करते थे। पढ़ाने के बहाने हम जब गूगल पे पढ़ा करते थे, नई नई चीजें हमको मिलती थी, है ना। तो हमेशा ट्राई करो पढ़ाने का और ग्रुप स्टडी में पढ़ने का। तो ग्रुप स्टडी में अगर पढ़ाई कम भी हो रही है, अगर क्वांटिटी कम भी है, चलेगा, गो फॉर इट, है ना। अकेले पढ़ने से अच्छा होता है, अकेले आप तब पढ़ो जब आपकी एग्जाम बिल्कुल आने वाली हो। चलो हम तो वो भी नहीं करते थे, हम तो अगर आज एग्जाम है तो सुबह 4 बजे भी उठ के ग्रुप स्टडी करेंगे तो ग्रुप स्टडी, चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, क्योंकि जितनी भी होती है ना वो बहुत मजेदार होती है यार, याद आती है ग्रुप्स की चीजें। हम कैसे अगर कल ग्रुप के साथ खाना खाने गए तो याद रहता है कि कल क्या खाया था, ग्रुप में कौन कौन था, तो जैसी पढ़ाई है। आप जब ग्रुप में पढ़ाई करते हो, 10 लोगों के साथ पढ़ाई करते हो, तो एक दूसरे में कॉम्पिटिशन वाली फील आ जाती है,
कि उसको कितना याद हो रहा है, मुझे कितना याद हो रहा है ना। तो ये कंपटीशन वाली फील चीजों को याद कराने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। सो ट्राई करना ग्रुप स्टडी करने का, अपना 3-4 लोगों का सर्कल बनाओ और साथ में पढ़ाई करो, साथ में नॉलेज गेन करो। नॉलेज को शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोली गई है, ये लिटरली प्रूव्ड है ना। नॉलेज को छुपा के तो बिल्कुल नहीं रखना है, जो है आपके अंदर बांटो यार। आप में अगर काबिलियत है ना तो कल को आप नया नॉलेज गेन कर लोगे, बट जो आपके अंदर है वो आप बांटो। ये मत सोचो कि आप अगर आपका नॉलेज बांट दोगे तो सामने वाला आपसे आगे बढ़ जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, नहीं। आपके अंदर क्या काबिलियत होना चाहिए कि अगर आप आज आपका नॉलेज किसी को बांट रहे हो तो वो बांटने के बाद आप कुछ नया नॉलेज को गेन कर पाओगे, आप कुछ नया नॉलेज को हासिल कर पाओगे। इस मोटिवेशन के साथ नॉलेज बांटो, आगे बढ़ो, साथ में पढ़ो, क्वालिफाई करो एग्जाम्स। तो इतनी सारी चीजें थी। आई होप सेशन काफी यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है, क्या क्या कॉलेज होते हैं, कितने कितने कॉलेज होते हैं, क्या उनमें पढ़ाई होती है, कैसे आपको प्लानिंग करनी है पढ़ाई की, क्या क्या आप स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे, आपका माइंडसेट कैसे आप रखोगे, और आगे चीजें होती रहेगी और बातें होती रहेगी। हम लोग तो कहीं जा नहीं रहे ना, आप लोग कहीं जा रहे हो। हमसे एनी टाइम आप व्हाट्सएप पे, चाहे कॉल पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, आप कभी भी हम दोनों में से किसी को भी मैसेज कर सकते हो। आपके कुछ भी डाउट्स हो, राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, एनीथिंग, डिमोटिवेट फील कर रहे हो, कभी भी लो फील कर रहे हो, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। ठीक है, आप लोग कभी भी हमको अप्रोच कर सकते हो, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच एंड एवरीवन। क्योंकि हम लोग लिटरली चाहते हैं कि हमारी फील्ड साथ में ग्रो करे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको साथ में ग्रो करना है, इससे फील्ड का नाम होगा, राइट। हम जो अभी सब चीजें नोटिस करते हैं ना, काफी डिप्रेस हो जाते हैं कि यार क्या चल रहा है फील्ड में, ये सब क्या हो रहा है। ये चीजों से कोप अप करने का यही एकमात्र सोल्यूशन है, साथ होना। ठीक है, तो ऑलवेज कभी घबराना नहीं, जो भी डाउट्स आ रहे हो शर्माना नहीं, पूछो, बिल्कुल पूछो। ठीक है, हमको जब भी टाइम मिलेगा, हम जब भी हमारी थोड़ा फ्री हो जाएंगे चीजों से, we'll always respond you. Okay, so Surbi, I think we should now end the session. यस, काफी अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आई होप कि हमारी इतनी सारी बातें आपको कहीं ना कहीं कभी हेल्प करे। इवन एमपीटी की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दे या फिर आपका कोई और भी मोटिव हो तो उसमें आपको वो हेल्प करे। एमपीटी कोचिंग का फ्लायर हम लोग बस जस्ट अभी पोस्ट करने वाले हैं, तो आप लोग उसको गो थ्रू करिएगा और देखिएगा। अगर आपका प्लान बनता है, अगर आपको गाइडेंस की नीड हो तो बिल्कुल पढ़िएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा, खुद से भी करोगे तो होगा, बट एक गाइडेंस आपको थोड़ी सी मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजों को पढ़ना है। ठीक है, कैसे उन डिफ्यूज चीजों को कंसंट्रेट करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सारी गाइडेंस के लिए हम लोग प्लान कर तो रहे हैं कि एमपीटी कोचिंग क्लासेस लेना चालू करें। अब देखो, अगर टाइम मिलता है, अगर पॉसिबल हो पाता है तो बिल्कुल हम लोग हमारी बैचेस चालू करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और कैसे हो? अगेन हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे और Happy बी World Physiotherapy मोटिवेटेड। Day to all the young growing body physiotherapists. Okay, Surbi. So let's now end the session. Bye everyone. Good night. बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।